चलो सुनो, कल जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था रॉयल्टी अकाउंट का क्या क्या पढ़ा दिया गया था आप लोगों को? रॉयल्टी क्या होता है बता दिया गया था, मिनिमम रेंट क्या होता है बता दिया गया था, शॉर्ट वर्किंग बता दिया गया था, है ना, बता दिया गया था ना, ठीक है। तो और लिखवाया क्या क्या गया था आप लोगों को? कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा दिया गया था, मीनिंग लिखवा दिया गया था, डेफिनेशंस लिखवा दिया गया था रॉयल्टी का, है ना। बात नहीं करना है, बात नहीं करना है। चलो खड़े हो जाओ, जानवी खड़े हो जाओ, बताओ रॉयल्टी किसको कहते हैं? रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? ये अधिकार शुल्क किसे कहा जाता है? क्या है रॉयल्टी? बता, देखना नहीं किताब में से सर रॉयल्टी का मतलब क्या है बताओ। इसको रॉयल्टी कहते हैं हम लोग। आशुप्रिया आप आई भी थी, बहुत अच्छा जवाब है। नहीं पता? अभी पढ़ रहे हो, घर पे जाके क्या क्या कर रहे थे? बैठ जाओ। श्रुति नहीं पता? तुम भी नहीं आई थी कल? आए थे तो बताओ फिर क्या होता है? रॉयल्टी किसे कहा जाता है? कल बताया गया था ना। अब इसे बताओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। किसी के स्पेशल राइट्स को हम यूज करते हैं और फिर कुछ कंसीडरेशन देते हैं, उसी को रॉयल्टी करते हैं। अच्छा ठीक है। कल कौन कौन नहीं था क्लास में ये बताओ? कितने लोग नहीं थे? क्यों नहीं थे? हाँ पेपर दिखाया तो थक गए थे। पेपर तो परसों था ना आप लोग का? हाँ कल भी पेपर था क्या? अच्छा रेस्ट ले लेते हैं। बताओ 15 नंबर का एग्जाम देकर के आते हो तो 24 घंटा तुम लोगों को रेस्ट चाहिए। गलती से 3 घंटे का अगर दे दोगे तो 1 महीने तक आओगे नहीं तुम। हाँ इधर चलो ठीक है। जो लोग इधर सुन लो, जो लोग कल नहीं थे एक बार थोड़ा सा बस समझा देता हूँ रॉयल्टी क्या है। कल वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, उसके पहले भी एक दिन मैंने समझाया था थोड़ा सा आप लोगों को। आज बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो लोग कल नहीं थे, ताकि आइडिया मिल जाए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए रॉयल्टी एग्जाम में। आ रहा बात समझ में? और ये सारी जो एक्टिविटीज की जा रही है ना, ये आप लोगों के लिए की जा रही है, क्योंकि इसका रिटर्न आप लोगों को मिलने वाला है ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा रिटर्न आप लोगों को मिलने वाला है। आ रहा बात समझ में? ये सब एक्टिविटी जो देख रहे हो अभी ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है, ताकि ये जो लोग क्या कहते हैं नहीं, अब इसका गलत फायदा अगर आप उठाओगे तो फिर आपको नुकसान होगा। सर ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो नहीं कभी पहुंच पाए उनके लिए डेली करेंगे अपडेट उनको मिलता रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ठीक है। देखो रॉयल्टी किसको कहते हैं पहले उसको समझा देता हूँ, समझ लो। जो लोग नहीं थे कल थोड़ा सा समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं, ये लिखवा चुका हूँ, लेकर के नोट्स ले लीजिएगा आप लोग। जो लोग कल का लिखे उनसे ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। देखो रॉयल्टी का मतलब होता है अधिकार शुल्क। अधिकार शुल्क का मतलब क्या है सर? जब कोई भी पर्सन, ध्यान से समझना, अपने किसी भी फिक्स्ड एसेट्स या किसी भी संपत्ति को जब किसी और पर्सन को देता है उसको इस्तेमाल करने के लिए, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो जिस व्यक्ति के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है या उस संपत्ति का यूज किया जाता है, उस यूज करने के बदले में वो व्यक्ति क्या करता है? कुछ एक रिटर्न देता है उस पर्सन को जिसकी वो संपत्ति है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी अमाउंट को, उसी रिटर्न को हम क्या कहते हैं? उसी कंसिडरेशन को हम क्या कहते हैं सर? हम रॉयल्टी कहते हैं। आ रहा बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर नहीं है ना? ठीक है। रॉयल्टी का मैंने आप लोगों को क्या दिया था? रॉयल्टी का मैंने एक मीनिंग क्या लिखवाया था? रॉयल्टी में मैंने लिखवाया था सर, एन इंडिविजुअल यानी कि कोई भी व्यक्ति, ए फर्म यानी कोई भी फर्म, ए कंपनी कोई भी कंपनी, और एनी अदर इंस्टीट्यूशन या कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन पेज ए सर्टेन अमाउंट एज पर एग्रीमेंट फॉर एक्वायरिंग ए स्पेशल राइट। सर कुछ अमाउंट पे करती है वो क्या करने के लिए? सर एक एग्रीमेंट के तहत जो उनको एक स्पेशल राइट प्राप्त होता है, यानी कि एक विशेष प्रकार का जो अधिकार उनको प्राप्त होता है क्या करने का? सर अदर के प्रॉपर्टी यानी कि दूसरों के प्रॉपर्टी को यूज करने का जो एक स्पेशल राइट उनको प्राप्त होता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? उस राइट्स को प्राप्त करने के बदले में जो एक पेमेंट एक व्यक्ति करता है, बात समझ आ रहा है कि नहीं? उसी को क्या कहा गया है? रॉयल्टी कहा गया है। दिस अमाउंट व्हिच इज पेड एज अ कंसीडरेशन। और ये अमाउंट क्या चीज के रूप में पेड किया जाता है सर? कंसीडरेशन के रूप में पेड किया जाता है फॉर द यूज ऑफ स्पेशल राइट। क्या चीज के लिए? यूज ऑफ स्पेशल राइट। वो विशेष प्रकार का जो अधिकार उनको मिला रहता है उसको इस्तेमाल करने के लिए जो पेमेंट करता है वो पर्सन जिसने वो अधिकार दिया है, उसी को कहा जाता है क्या? रॉयल्टी। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये चीज मैंने लिखवाया भी था आप लोगों को, क्लियर है? ठीक है। इसके बाद क्या बताया था मैंने? मिनिमम रेंट बताया था, है ना? क्या होता है मिनिमम रेंट? उधर आलिया चलिए बताइए, मिनिमम रेंट किसको कहते हैं? नहीं 6000 नहीं बोलो, वो तो एक एग्जांपल मैंने दिया था 6000 का। हाँ हाँ, मिनिमम रेंट मतलब सर एक न्यूनतम किराया। न्यूनतम किराया का मतलब होता है सर एक ऐसा किराया, बैठ जाओ, एक ऐसा किराया, समझो एक ऐसा किराया सर, एक ऐसा अमाउंट जो लैंडलॉर्ड क्या करता है? फिक्स कर देता है कि भाई आपकी रॉयल्टी मेरी कितनी भी बने,
जो हमारे बीच तय हुई है ना, आउटपुट के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से, चाहे जो भी अमाउंट बनेगा वो तो बनेगा, लेकिन एक अमाउंट ऐसा फिक्स कर दिया जाता है कि जिससे नीचे अगर रॉयल्टी अगर आती है तो सर वो नीचे वाला अमाउंट नहीं, बल्कि सर जो अमाउंट फिक्स किया गया है सर वो अमाउंट आप मुझे क्या करोगे, पेड करोगे। और यही फिक्स किया हुआ अमाउंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम रेंट कहते हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है। चलो जूही आप बताओ शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? मिनिमम रेट हम लोग ने पढ़ लिया सर, मिनिमम रेट कल मैं बता चुका हूँ, इसलिए बस आज थोड़ा थोड़ा बस पूछ रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ बस, ताकि ये जो है ना, ये वीडियो जो 5th किस तक पहुंचे अगर, तो उस पर एटलीस्ट ये चीज़ रहे क्लियर कि हाँ ये रॉयल्टी में ऐसी चीज़ें हैं। बस बताओ जूही, शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू क्या होता है? रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। सही है? नहीं है? यानी क्या होना चाहिए सर? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। ठीक है ना सर? शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। इसका बैठ जाओ, इसका मतलब क्या है सर? मिनिमम रेंट बड़ा होगा, रॉयल्टी छोटा होगा, यानी कि जब मिनिमम रेंट ज्यादा होगा किसी एक ईयर और रॉयल्टी जो होगा सर वो मिनिमम रेंट से कम होगा, तो फिर वो हम क्या कहेंगे सर? उसको कहेंगे शॉर्ट वर्किंग। यानी कि आसान भाषा में शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या सर? शॉर्ट यानी कम, वर्किंग यानी कार्य, यानी कि जिस वर्ष आपने कम कार्य किए हैं उस साल सर किसको, जिसने जमीन लिया हुआ है सर लीज पर, उसको क्या होता है सर? थोड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि सर जो मिनिमम रेंट होता है सर वो ज्यादा है और जो रॉयल्टी बन करके आती है सर वो कम होती है। तो सर जिसने जमीन को ले रखा है किराए पर या रॉयल्टी पर, उसे क्या करना पड़ता है सर? उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पेड करना पड़ता है, और वही जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो पेड करता है ना सर, मिनिमम रॉयल्टी जो आता है उससे ऊपर जो एक्स्ट्रा पेड करता है ना एज अ मिनिमम रेंट, वो जो एक्स्ट्रा पेड जो करता है उसी को शॉर्ट वर्किंग कहा जाता है। जैसे कि कल मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मिनिमम रेंट हमने तय कर रखा है 6000, रॉयल्टी हमारी 5000 बनती है अगर, तो सर हमारा जो 1000 डिफरेंस आएगा यही क्या हो जाएगा? हमारा शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? ठीक है, तुम बताओ हर्षित जी एब्सेंट है, इसलिए टोपी उल्टा पहने, हाँ सीधा पहना, इधर खड़े हो, बताओ। अब शॉर्ट वर्किंग रिकूप क्या होता है बताओ? खाली पढ़ने से होगा? याद रखते ही नहीं हो तुम लोग कुछ भी। सर शॉर्ट वर्किंग रिकूप क्या होता है बताइए? हाँ हाँ, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, ये बता रहे हो? तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी तो दो। रिकूप सर, रिकूप पूछ रहा हूँ। हाँ, रिकवर करते हैं। अच्छा कैसे, कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। और बताया था ना मैंने, वो छूट देता है कि इन्वेस्टमेंट आपको रिकवर करके नहीं करता है और नुकसान भरपाई करती है। बैठ जाओ, कोई बताना चाहेगा शॉर्ट वर्किंग रिकूप? 1 2 3 4 5, तुम भी हाथ खड़े, हाँ चलो तुम ही बता दो। हाँ बताने दो इसको, चलो बताओ। रिकूप वो होता है कि अगर आपका मिनिमम रेट कम है, रॉयल्टी कम हो गया, रॉयल्टी कम हो गया रेट से, हाँ हाँ ठीक है, तो जो आपका शॉर्ट वर्किंग हुआ है, शॉर्ट वर्किंग हुआ है, उसका लैंडलॉर्ड होता है वो आपको टाइम देता है कि कुछ एग्रीमेंट के अंदर कुछ वक्त दिया जाता है, जो जमीन लिया हुआ है उसको ये कुछ वक्त दिया जाता है कि आपने जो भी सर हमें मिनिमम रेंट के रूप में जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें आपने पेड किया शॉर्ट वर्किंग के दौरान, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो आप क्या कर सकते हो सर, बाद में जब आपको कुछ बेनिफिट अगर होती है किसी अगले साल, तो आप क्या कर सकते हो? उसको रिकूप कर सकते हो। तो शॉर्ट वर्किंग रिकूप उसको कहा जाता है, यही ना? ठीक है, तो बैठ जाओ। अब तो क्या है शॉर्ट वर्किंग रिकूप का मतलब कि सर किसी एक साल अगर हमें नुकसान हो गया, किसको नुकसान हो गया सर? जो जमीन किराए पर लिया उसे नुकसान अगर हो गया, तो सर कुछ लैंडलॉर्ड ऐसे होते हैं जो कुछ ऑप्शन विकल्प रख देते हैं कि भाई ये काम कर सकते हो आप, अगर आपको नुकसान हो रहा है किसी एक वर्ष, जैसे मिनिमम रेंट देना ही देना तय है एकदम, इससे कम आप दे नहीं सकते हो, लेकिन सर जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से रॉयल्टी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी हमें 6000 देना पड़ता है, तो 1000 का हम नुकसान कर रहे हैं। तो सर हम अगर 1000 का नुकसान करें तो लैंडलॉर्ड हमें कहता है कि एक काम करो, आप एक काम करो कि आप अगले 2 साल या अगले 3 साल, अगले 4 साल, अगले 5 साल या सिर्फ 1 साल, वो डिपेंड करता है एग्रीमेंट पर कि आपस में आप लोग एग्रीमेंट किस बेसिस पर कर रहे हो। ऐसा नहीं है, या हर अलग अलग क्वेश्चन में कंडीशन चेंज हो जाएगा। जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, हर क्वेश्चन में अलग अलग रिक्रूटमेंट के ऑप्शंस दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? किसी में 4 साल है, किसी में 3 साल है, किसी में 2 साल है, 2 साल है, किसी में 1 ही साल है, किसी में नहीं भी रहेगा, रिकूप के कोई ऑप्शन ही नहीं, ऐसे भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे क्वेश्चन में। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो रिकूप का मतलब यही हुआ कि जो सर जमीन जिसने लिया अगर उसको नुकसान कुछ हुआ और अगले साल अगर उसको उस चीज़ की भरपाई करने या अगली बार कभी भी उसकी भरपाई करने का अगर उसको मौका मिलता है ना, तो जो शॉर्ट वर्किंग उसने किया था ना, उस शॉर्ट वर्किंग को जब वो रिकवर कर लेगा आने वाले समय के प्रॉफिट में से, तो उसी को शॉर्ट वर्किंग
रिकूप कहा जाता है। और शॉर्ट वर्किंग रिकूप कब होगा सर? जब आपका रॉयल्टी जो है वो क्या होगा सर? ज़्यादा होगा और मिनिमम रेंट क्या होगा? कम होगा, तभी जाकर शॉर्ट वर्किंग रिकूप। आ रहा बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। उसके बाद मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स में लिखवाए थे। अब आता है सर, अच्छा मिनिमम रेंट को और किस रेंट से जानते हैं हम? और क्या? अच्छा, और भी इसके बहुत सारे नाम है। फ्लैट रेंट है, डेड रेंट है, कॉन्ट्रैक्ट रेंट है, फिक्स्ड रेंट है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो कई अलग अलग नाम से हम जानते हैं किसको? मिनिमम रेंट के और भी कई अलग अलग नाम है इसमें। बात समझ आ रहा है कि नहीं? मिनिमम रेंट के कई अलग अलग नाम है, जैसे कि आपका डेड रेंट है, डेड रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट, फिक्स्ड रेंट, और एक क्या है आपका? फ्लैट रेंट। समझ में आया? क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये मिनिमम रेंट के और भी कई अलग अलग नाम हैं, और ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि सर मिनिमम रेंट क्या होता है, और उसके बाद शॉर्ट वर्किंग के बारे में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो अब आते हैं हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर माइनिंग रॉयल्टीज। चलिए खड़ी डालिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर माइनिंग रॉयल्टीज, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर माइनिंग रॉयल्टीज, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर माइनिंग रॉयल्टीज, माइनिंग रॉयल्टीज हो गया? हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, बोल रहा है। चलो लिखो, खानों के संबंध में, खानों के संबंध में अधिकार शुल्क लेखे, खानों के संबंध में अधिकार शुल्क लेखे, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि सर रॉयल्टी जो है, रॉयल्टी जो है वो कहाँ किस किस तरह की चीज़ों में लगती है, अगर हम टाइप्स ऑफ रॉयल्टी की बात करें अगर, ठीक है, तो रॉयल्टी के प्रकार क्या क्या है सर? माइनिंग रॉयल्टी, माइनिंग रॉयल्टी मतलब समझ लो सर, माइनिंग रॉयल्टी का मतलब क्या सर? माइनिंग रॉयल्टी का मतलब होता है कि सर जहाँ खदान होता है ना सर, कोयले का खदान हो गया, तो खदान अधिकार शुल्क, यानी कि सर अगर आप किसी जमीन पर कोयले की खदान, जैसे कोयले की खदान से आप क्या कर रहे हो सर? कोयला निकालने का काम कर रहे हो, तो होता है ना सर, जमीन के नीचे से जमीन का अंदर से निकलता है सर। तो किसी के जमीन पर मान लीजिए कोयले का खदान अगर है, और वहाँ से हम अगर कोयला निकाल करके बेचने का काम कर रहे हैं, तो उस पर जो रॉयल्टी बिल किया जाता है उसको कहा जाता है क्या? माइनिंग रॉयल्टी। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है ना। उसके बाद में सर आपका क्या है सर? ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी। ब्रिक मेकिंग मैंने कल बताया था आप लोगों को, ब्रिक मेकिंग मतलब ईंटें बनाने के संबंध में अधिकार शुल्क। अगर आपने अपना जमीन किसी को दिया और वहाँ पर ईंट का भट्टी बैठाया गया और ईंट भट्टी से ईंट बनाया जा रहा है, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहाँ से भी जो रॉयल्टी दी जाती है या जो रॉयल्टी वहाँ से बनती है सर, उसी को कहा जाता है ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी। मतलब कि ईंट बनाने, बात समझ आ रहा है, के संबंध में अधिकार शुल्क। क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरा है ऑयल वेल्स रॉयल्टी। ऑयल वेल्स, तेल का कुआं, ध्यान से हो ना? ऑयल वेल्स रॉयल्टी, ऑयल वेल्स रॉयल्टी का मतलब क्या है सर? वो जो तेल का कुआं, जैसे कुछ लोगों के जमीन पर सर तेल का पता चलता है, कभी बताया था मैंने इसके बारे में कि सर तेल है, तो जमीन के अंदर क्या है? नीचे क्या है सर? तेल है। तो सर वो तेल का कुआं अगर बना लिया जाए और वहाँ से तेल निकालने का प्रोसेस अगर होता है या वहाँ से तेल का प्रोडक्शन अगर किया जाए, तो उसके बदले में जो रॉयल्टी दी जाती है सर, उसको हम क्या कहते हैं सर? ऑयल वेल्स रॉयल्टी कहते हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड उसके बाद आता है सर पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट रॉयल्टी क्या होता है सर? पेटेंट का मतलब क्या होता है सर? पेटेंट का मतलब होता है कि सर किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है ना हर कंपनी का, हर कंपनी ने अपने काम को करने का एक पैटर्न बना रखा है, और अगर मैं अपने तरीके को अगर आपको दे देता हूँ, बात समझ आ रहा है कि नहीं? आप इसी तरीके से आप अपना काम करने का वर्णन कर सकते हो, समझ आ रहा है? और वहाँ से आपको जो भी अर्निंग होगी उसका एक हिस्सा आप मेरे को क्या करोगे सर? दोगे। तो इस तरह से जो आप मुझे पेमेंट करते हो सर, इसको हम क्या कहते हैं सर? पेटेंट रॉयल्टी कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर एक और तरीका है सर कॉपीराइट रॉयल्टी। बस मैंने बताया था आपको कि सर मैंने अपनी चीज़ों को कॉपी करने का आपको अधिकार दे दिया, और आप उसका कॉपी करके आप क्या करते हो सर? आप अर्निंग करते हो, तो अर्निंग का एक हिस्सा आप मेरे को क्या करोगे? दोगे। उसी को हम क्या कहेंगे सर? कॉपीराइट रॉयल्टी कहेंगे। जैसे मैंने कल एक बुक का एग्जाम्पल मैंने दिया था, याद होगा आपको, है ना? इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने क्या कहा था? जैसे कि राइटर जो है वो कौन है? एस एम शुक्ला, लेकिन इसका सर पब्लिकेशन कौन कर रहा है सर? तो साहित्य भवन पब्लिकेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जा रहा है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर एस एम शुक्ला ने क्या कर रखा है? एस एम शुक्ला ने कॉपीराइट दे रखा है। किसको दे रखा है कॉपीराइट? साहित्य भवन पब्लिकेशन को, कि वो क्या कर सकते हैं? वो एस एम शुक्ला के द्वारा लिखे गए या दिए जो उनके वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को वो क्या कर सकते हैं? अपने बुक में कॉपी कर सकते हैं। कौन? साहित्य भवन पब्लिकेशन, और मार्केट में बेच के अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन उसका एक हिस्सा उनको क्या करना पड़ेगा? एस एम शुक्ला को भेजना पड़ेगा रॉयल्टी के रूप में। इसको कहते हैं कॉपीराइट रॉयल्टी। बात समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। इसी तरह से आपका आता है सर रॉयल्टी इन कनेक्शन विद मशीन्स, सीक्रेट प्रोसेस, टेक्निकल नॉलेज एक्सेट्रा। जी हाँ, मशीनों तथा गुप्त उपकरणों को, तकनीकी ज्ञान आदि के संबंध में अधिकार शुल्क। जी हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर आप अगर किसी के मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो, बात समझ आ रहा है कि या कुछ ऐसे सीक्रेट प्रोसेस, बात समझ आ रहा है? सीक्रेट प्रोसेस यानी कि सीक्रेटली कुछ वर्क आप कर रहे हो, बात समझ आ रहा है? और उस वर्क से अगर आपको किसी तरह का कोई क्या होता है सर? इनकम अगर होता है, तो उस पर भी रॉयल्टी सर होती है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर आप क्या है कि किसी के द्वारा लिए गए, किसी से लेकर के कोई मशीन आप यूज करते हो, कोई सीक्रेट प्रोसेस आप करते हो, या टेक्निकल नॉलेज,
बात समझ आ रही है? टेक्निकल नॉलेज आप लेते हो और उससे अगर आपको किसी तरह का क्या होता है अर्निंग अगर होती है तो जिसने भी आपको वो टेक्निकल नॉलेज दिया है या तो आपको सिखा रहा है, बात समझ आ रहा है, उसको एक रिटर्न आप देते हो। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि जिसके द्वारा दिए गए नॉलेज से आप क्या कर रहे हो सर? अर्निंग कर रहे हो। बात समझ आ रहा है? तो उसको आप क्या करोगे सर? उसको आप कुछ रिटर्न दोगे, ठीक है? तो इस तरह की चीजें जो है ना, यहाँ से आप ये क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कौन सी रॉयल्टी? रॉयल्टी इन कनेक्शन विद मशीन, सीक्रेट प्रोसेस एंड टेक्निकल नॉलेज एक्सेट्रा, ठीक है? नेक्स्ट है सर आपका रॉयल्टीज ऑन सेल्स ऑफ प्रोडक्शन। जी हाँ सर, आपने प्रोडक्शन किए हुए चीज को सेल करते हो। जैसे कई बार ये होता है कि सर हम प्रोडक्शन करेंगे, आप सेल करो, लेकिन सेल करके आपको भी अर्निंग होगी, उसका कुछ हिस्सा आपको क्या करना होगा सर? आपको हमें भी देना होगा, तो रॉयल्टी उस पर भी मिलता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट होता है सर ट्रेडमार्क रॉयल्टी। ट्रेडमार्क समझते हो ना, व्यापार चिन्ह का इस्तेमाल करने के लिए मैंने किसी को दे दिया कि लो मेरा व्यापार चिन्ह इस्तेमाल करो, लो मेरा नाम यूज करो। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मेरा नाम यूज करके आप अर्निंग करो, लेकिन आपको जब अर्निंग होगी तो आप उसका थोड़ा सा हिस्सा क्या करोगे? आप मेरे को भी दोगे, रॉयल्टी करोगे। बात समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैं आपको अपना व्यापार चिन्ह, अपना बिजनेस का जो मार्क है, ट्रेड मार्क जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ यूज करने के लिए। आ रहा समझ में? जैसे आप एग्जाम्पल ले लो सर, कुछ दिन पहले तक जो ओप्पो था, ओप्पो और ये जो ओप्पो और रियलमी, तो जो रियलमी कंपनी है जो आज अपना अलग अलग से फोन लॉन्च करती है रियलमी के नाम से, पहले वो ओप्पो के नाम से वो लॉन्च होता था। बात समझ आ रहा है? पुरानी जिसके पास में पुराने अगर हैंडसेट अगर आपके पास ओप्पो का होगा तो उसमें देखिएगा नीचे ओप्पो और ओप्पो पीछे लगा रहता था, नीचे रियलमी होता था। तो शुरू में रियलमी जो थी ना, रियलमी कंपनी जो है वो क्या है, वो ओप्पो कंपनी के साथ मिलकर के अपना क्या करते थे? प्रोडक्ट लॉन्च करती थी। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं रियलमी को ओप्पो ने अपना ट्रेडमार्क दिया था कि भाई ये लो मेरा सिंबल पे तुम चलो, बात समझ आ रहा है? मेरे सिंबल को ले लो, यूज करो। क्योंकि सर ओप्पो पे लोगों का बिलीव बना हुआ था मार्केट में, रियलमी पे उतना बिलीव नहीं था। तो रियलमी को मार्केट अगर पकड़ना था तो पकड़ने का एक ही तरीका था कि सर ऐसे ब्रांड के पीछे भागो, ऐसे ब्रांड को अपने साथ ले लो, ऐसा ब्रांड के साथ जुड़ जाओ जो उसको मार्केट में ऑलरेडी लोग क्या करना है सर? पहचानते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो उस ब्रांड को उसने जोड़ लिया, धीरे धीरे मार्केट पकड़ लिया, प्रोडक्ट अच्छा निकल गए उसके। बात समझ आ रहा है? आप देखो अपना अपने नाम से रियलमी के नाम से सर मार्केट में बेच रहा है प्रोडक्ट, लोग खरीद ही रहे हैं, खरीद रहे नहीं सही, ठीक है? ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो। तो ट्रेडमार्क देना, किसी को ट्रेडमार्क देना और भाई लोग मेरा ट्रेडमार्क यूज करो, लेकिन जो भी अर्निंग होगी उसका एक हिस्सा आप क्या करोगे? मेरे को रॉयल्टी करो। तो ये ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करके रॉयल्टी कमाओ, ठीक है? नेक्स्ट है सर अदर रॉयल्टी। अदर रॉयल्टी में और बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग प्रकार की, मतलब इनके अलावा और भी जितनी भी अलग अलग प्रकार की चीजें होंगी, और उससे अगर आप रॉयल्टी या अधिकार शुल्क किसी से लेते हो तो वो भी आपका क्या है सर? रॉयल्टी की कहलाता है। तो ये थे सर टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। तो हम लोग आते हैं सर पहला माइनिंग रॉयल्टी। सर माइनिंग रॉयल्टी के केस में एंट्री क्या होगी? बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंट्री क्या होगी? तो ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा माइनिंग रॉयल्टी के केस में हेडिंग लिखिएगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ लेसी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ लेसी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ लेसी। इन द बुक्स ऑफ लेसी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ लेसी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स in the books of लेसी। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, अच्छा लेसी का मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को? लेसी और लेसर। लेसी का मतलब क्या होता है सर? जो रेंट पर, जो रॉयल्टी पर लिया है, जो लीज पर लिया है उसको लेसी कहते हैं। और लेसर मतलब लैंडलॉर्ड, जिसने जमीन को लीज पर दिया है उसको लेसर कहते हैं, और जिसने लिया है जमीन को उसको लेसी कहते हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हिंदी में लिखेंगे इसको, लिखेगा पट्टे या अधिकार, पट्टे या अधिकार शुल्क, पट्टे या अधिकार शुल्क देने वाले की पुस्तकों में लिखे, देने वाले की पुस्तकों में लिखे, देने वाले की पुस्तकों में लिखे। अच्छा अब सोच रहे हो सर, यहाँ तो आप बोल रहे सर जो लेता है आपने सर, यहाँ पे बोला ना अधिकार शुल्क देने वाले के, तो अधिकार शुल्क कौन देगा? जो जमीन को लीज पर लेगा वही अधिकार शुल्क देगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि सर पट्टे या अधिकार शुल्क देने वाले की पुस्तकों में लिखे, यानी कि सर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ लेसी। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने कल भी आप लोगों को बोला था, यहाँ पर क्या समझाया था कि सर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो होता है जर्नल एंट्री, रॉयल्टी में जर्नल एंट्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर? एनालिटिकल टेबल। बताया था ना मैंने आप लोगों को कि सर एनालिटिकल टेबल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एनालिटिकल टेबल में करते क्या है। तो देखो जर्नल एंट्री तो हम यहाँ पे सीख ही रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि सर हर क्वेश्चन में, सुन रहे मेरी बात, हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग एनालिटिकल टेबल तैयार करने होंगे। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो ना? अभी एनालिटिकल टेबल कैसे तैयार होता है उसके मैं बताऊंगा। उसके लिए कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है या इतने कॉलम होंगे ऐसा भी कुछ नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको एक तरह वर्किंग नोट है वो, समझ लो
जैसे आप वर्किंग नोट बनाते हो ना, तो वर्किंग नोट बनाते हो, जब जर्नल एंट्री करते हो या कोई भी चीज आप करते हो तो पहले वर्किंग नोट कैलकुलेशन करते हो कि नहीं करते हो? तो समझ लो कि एनालिटिकल टेबल भी एक तरह का वर्किंग नोट है। बस एक थोड़ा प्रोसेस में आपने रखा है उसको कि भाई टेबल एक बना लेते हैं, चलो टेबल में बना लेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज अगर आप चाहें तो रफली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बात नहीं कर रहे हो, शुक्रिया। 4000 ऐसा मिल गया तब तो ब्याज सही तुमको देना पड़ेगा, पहले लेकर के तुम रखे हो। सुनो इधर चलो वो उसकी बातें पढ़ाई के बाद है ना, पहले पढ़ लेते हैं फिर बाद में पेमेंट कर देना, ठीक। इधर और कुछ लोग ऐसे भी हैं इसमें जिनका अभी उसी समय का बाकी है, उनका रजिस्टर भी तैयार हुआ है। हाँ सर, फर्स्ट ईयर अभी कौन से सेकेंड ईयर पहुंच गया? हाँ फर्स्ट सेमेस्टर वाला भी अभी कुछ लोगों का ड्यूज है, तो ध्यान रखना। मैं अभी लिस्ट तैयार कर लिया हूँ, कल या परसों तक लिस्ट लाऊंगा और यहाँ पर आप लोगों को ऐसे वीडियो के सामने ऐसे लिस्ट दिखाऊंगा मैं। ऐसे लोगों का भाई कुछ लोगों का ड्यूज है अभी भी। सुनो इधर, ठीक है। अभी चलो यहाँ देखो, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ सर, एनालिटिकल टेबल जो है वो तो जरूरी है, लेकिन यहाँ पर आपको पहले एंट्री समझ लेना है। एंट्री समझ लीजिए, उसके बाद एनालिटिकल टेबल भी समझेंगे और फिर एनालिटिकल टेबल में जो तुम एनालाइज करके वैल्यू निकालोगे उसी को इन जर्नल एंट्रीज पर क्या करना होगा सर, आपको एक एक करके अमाउंट को भेजना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? तो कब कौन सी एंट्री होती है वो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला लिखिएगा कंडीशन, यहाँ पर ऊपर लिखे हो ना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ लेसी, लिख लियो सर। यहाँ लिखिएगा पहला कंडीशन, अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग एंट्री होंगी, ठीक है। पहला कंडीशन लिखिए, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। दो कंडीशन था ना, एक बार रॉयल्टी सर कम होगा, एक बार रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा होगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहला कंडीशन हमारा क्या है सर, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, यानी कि जब आपका रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट से कम होगा, यानी रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? रॉयल्टी क्या होगा सर, मिनिमम रेंट से कम होगा, तो उस केस में आपकी कौन कौन सी एंट्रीज होंगी? समझ आ रहा है मैं जो कह रहा हूं? समझ पा रहे हो? हाँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर समझ लोगे एक बार अच्छे से ना तो इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बस समझना है आपको, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहला जो केस है हमारा वो है, ध्यान सुनिएगा, सबसे पहला केस आएगा व्हेन रॉयल्टी इज पेएबल। क्या आएगा सर पहला? इसके अंदर पहला क्या आएगा? पहला व्हेन रॉयल्टी इज पेएबल, जब रॉयल्टी आपको पे करना हो तो क्या एंट्री होगी? लिखिएगा साथ साथ में, व्हेन रॉयल्टी इज पेएबल। पेएबल का मतलब क्या है सर? जब आपको रॉयल्टी चुकाना हो। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पेएबल यानी कि जब चुकाना हो, यानी कि देय हो, ठीक है ना। जब अधिकार शुल्क की राशि देय हो तो उस केस में आप एंट्री क्या लिखेंगे? एंट्री लिखेंगे सर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, लिखिएगा रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब लैंडलॉर्ड का नाम अगर दिया है तो लैंडलॉर्ड का नाम लिख सकते हो आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर है सर? देखिए क्या एंट्री है सर आपका, एंट्री क्या है सर? व्हेन रॉयल्टी इज पेएबल, जब रॉयल्टी पेएबल होगी तो आप क्या दिखाओगे? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सर एक्सपेंस है। अच्छा, एंट्री किसके बुक में हो रही है? लेसी। लेसी के लिए सर रॉयल्टी पेड करना इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, खर्चा, लॉस, कुछ भी कह दो आप, ठीक है। और सर जब खर्चा है या लॉस है तो उस केस में हम क्या करते हैं? इस तरह से याद रखिए, याद हो जाएगा, याद मतलब आपका दिमाग में बैठ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या समझना है? रॉयल्टी अगर आप दे रहे हो किसी को तो वो आपके लिए क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस अगर करते हो तो एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है सर रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट। अच्छा, शॉर्ट वर्किंग मतलब नुकसान ही तो हुआ ना सर, जहाँ पे 5000 बन रहा था वहां मुझे 6000 देना पड़ रहा है, तो 1000 रुपए मेरे को क्या करना पड़ा सर? एक्स्ट्रा देना पड़ा ना। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो 1000 मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ये भी तो मेरा लॉस है। तो जब मेरा लॉस है तो उसको भी क्या करूंगा मैं? डेबिट करूंगा। अच्छा, किसको दे रहा हूँ ये दोनों अमाउंट? सर लैंडलॉर्ड को देना है ना मुझे। देना किसको है? लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कौन? जिसका जमीन है, तो देना उसको है। तो सर क्रेडिट द क्या सर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बात समझिए सर, यहाँ पर हम दे रहे हैं किसको? लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड के लिए, लैंडलॉर्ड हमारे लिए क्या बन गया सर? लायबिलिटी बन गया। यहाँ लैंडलॉर्ड हमारे लिए क्या बन गया? लायबिलिटी बन गया। बात समझिए, समझ में आ रहा है ना? तो सर लैंडलॉर्ड क्योंकि देना है ना, तो हमारे लिए लायबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ? लैंडलॉर्ड लायबिलिटी अगर हुआ तो लायबिलिटी क्या होती है सर? क्रेडिट होती है ना सर। तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। समझ आया कुछ? मतलब बड़ा कुछ, ठीक है। अब अमाउंट अगर किसी को लिखना हो सपोज तो कैसे लिखोगे अमाउंट? सर अमाउंट लिखना होगा तो कुछ इस तरह से लिखोगे। मान लो जैसे अभी थोड़ी देर पहले वाला एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं। सर रॉयल्टी कितना बन रहा था? 5000। रॉयल्टी कितना बन रहा था? 5000। तो सर लैंडलॉर्ड को देना कितना है टोटल? 6000 कम से कम देना है सर, लेकिन हमारी रॉयल्टी कितनी बन रही थी सर?
तो हमारी शॉर्ट वर्किंग कितने की हो गई? आगे समझ में? शॉर्ट वर्किंग कितने हो गए सर? 1000, क्योंकि दे तो हम रहे हैं 6000 ना टोटल, तो 6000 में से 5000 रॉयल्टी बन रहा है, बाकी का 1000 क्या हो रहा है? शॉर्ट वर्किंग। क्यों हो रहा है शॉर्ट वर्किंग? क्योंकि सर रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, क्योंकि मिनिमम रेंट से रॉयल्टी क्या है? कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शॉर्ट वर्किंग का भी मैंने फॉर्मूला क्या सिखाया था? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, ये सिखाया था ना? समझ आ रहा है सर? एंट्री बहुत आसान है इसका, बोला ना कि एक बार दिमाग में बैठा लो, सुन लो, समझ लो, सब क्लियर हो जाएगा। तो बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये तीसरी चौथी बार टोक रहा हूँ मैं, ठीक है? अब इसके बाद टोकूंगा नहीं, सीधा उठा के बाहर जाके थोड़ा पानी वाले बाहर से निकल के आना, रिलैक्स होकर के बाहर जितनी बातें हैं खत्म करके आना, क्योंकि आज मैम नहीं आने वाली, तो मेरा ही पीरियड चलने वाला है लगातार 1.5-2 घंटे का। नहीं समझ रहे हो ना? तो आज मेरा ही क्लास चलने वाला है 1.5-2 घंटे तक। आज आज वर्किंग खत्म हो जाएगा, समझ लो। हाँ, स्टेटस लगा के ताकि तुम लोग गायब हो जाओ। हो गया। सेकंड वाला देखो, बात नहीं। सेकंड ट्रांजैक्शन देखिएगा, व्हेन पेमेंट इज मेड। अब देखो यहाँ पर तुमको क्या करना था, बात नहीं, यहाँ पर तुमको क्या करना था कि तुमने एक बार दिखाया कि मुझे पेमेंट करना है, दूसरी बार तुम क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो। सो व्हेन पेमेंट इज मेड, पेमेंट यानी कि आपने पेमेंट कर दिया। किसको पेमेंट करोगे सर? लैंडलॉर्ड को पेमेंट करोगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो लैंडलॉर्ड को पेमेंट जब करोगे तो सर डेबिट द रिसीवर, जो पेमेंट रिसीव करेगा वो डेबिट होगा, है ना? जो पर्सन पेमेंट रिसीव करेगा वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो सर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंट्री लिखो, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर बैंक का ही यूज किया जाता है, कारण सर ये सब सर लीगल मैटर वाली चीजें हैं सर, एग्रीमेंट के तहत होने वाली चीजें हैं, तो ज्यादातर चीजें जो होती हैं वो बैंक से ही मांगी जाती हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि बैंक से ही ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपका इसका एंट्री हो जाएगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, है कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं है? ठीक है, आते हैं अगला। दूसरा केस मान लेते हैं, क्या है सर? अब देखो आपको करना क्या है ना, अब मान लीजिए इधर अगर आपको मान लीजिए अकाउंट बनाने दे दिया सर 3 साल या 4 साल या 5 साल या 2 साल के लिए, क्योंकि सर रॉयल्टी जो है वो तो आप हर साल पेमेंट करोगे, तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में बोल दे कि सर 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक, 6 साल तक, 10 साल तक। बात समझ रहा है? वैसे सर 3 से 5 साल मैक्सिमम होते हैं एग्जाम में, क्योंकि टाइम को भी तो देखना है ना हमें, ठीक है ना? तो 3 साल का अकाउंट बनाइए, 4 साल का अकाउंट बनाइए, 5 साल का रॉयल्टी अकाउंट बनाइए, इस तरह का आपको क्वेश्चन में कर दे दिया। तो आपको कभी भी ध्यान रखना है कि सर हर साल आप क्या करोगे सर? हर साल आप कमाओगे, हर साल आप लैंडलॉर्ड को पेमेंट करोगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फिर पेमेंट करने के बाद उस अकाउंट को क्लोज भी तो करोगे हर साल, क्योंकि भाई पिछले साल का जो हिसाब था वो हो गया, अब हम अगले साल में आ गए। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्लोजिंग जब करोगे आप, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एंट्री क्लोज करने की एंट्री क्या होगी वो भी देख लीजिए। यहाँ पे आते हैं थर्ड केस को लेकर के हम। थर्ड केस हमारा क्या है सर? थर्ड है हमारा फॉर क्लोजिंग रॉयल्टी अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना? फॉर क्लोजिंग व्हाट? क्लोजिंग रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट को क्या करना? क्लोज करना। फॉर क्लोजिंग रॉयल्टी अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर हर साल के एंड में आप क्या कर रहे हो सर? एट द एंड ऑफ द ईयर आप क्या कर रहे हो? क्लोजिंग आप कर रहे हो। क्या चीज को क्लोज कर रहे हो आप? रॉयल्टी अकाउंट को क्लोज करोगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रॉयल्टी के खाते को बंद करोगे आप, ठीक है? तो जब बंद करोगे तो एंट्री होगी सर, कभी भी ध्यान रखिए सर, जब भी आप बंद करते हो तो पीएल अकाउंट डेबिट हो जाता है। पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोलोगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, एंड टू रॉयल्टीज अकाउंट, टू रॉयल्टीज अकाउंट। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, क्लियर है? बीइंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ गए? ठीक, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट ही क्यों किया हमने, ये भी समझना बहुत जरूरी है। हाँ, कौन सा रॉयल्टी मतलब? हाँ, टोटल ओवरऑल। हाँ, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इधर ध्यान से सुनिएगा सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर ये सर डेबिट क्यों हो रहा है? ये क्रेडिट क्यों नहीं हो रहा सर? डेबिट ही क्यों हो रहा है? बात समझिए सर। यहाँ पर हम लोग का केस क्या है? रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर आप क्या कर रहे हैं? आप सर एक्स्ट्रा अमाउंट क्या कर रहे हैं? आप पेड कर रहे हैं।
तो सर जब भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट यानी कि जितना पेमेंट करना चाहिए उससे ज्यादा जब आप पेमेंट करेंगे तो वो आपके लिए क्या है, लॉस है। और जब भी लॉस होता है तो उस केस में पीएल अकाउंट जो होता है वो डेबिट होता है, क्योंकि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। तो जब लॉस होगा तो पीएल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और जब आपको प्रॉफिट होगी तो पीएल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, इसलिए पीएल अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट क्या हो रहा है सर आपका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, इधर बात नहीं सर। इसके बाद हमारा आता है इन प्लेस ऑफ अबव फर्स्ट जर्नल एंट्री दैट इज 1 फॉलोइंग 2 एंट्रीज में बी मेड। सर अगर हम पहले एंट्री की बात करें ना, इस केस में देखिएगा, इसमें जो हम लोगों ने पहला एंट्री का हमने पास किया ना, ये वाला एंट्री, ये वाली एंट्री, इस एंट्री की जगह आप दो अलग एंट्री भी पास कर सकते हो। बात मत करो, बात इस एंट्री की जगह आप दो अलग एंट्रियां भी पास कर सकते हो, और वो दोनों एंट्रियां क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए ये दोनों की जगह पर आप एक और एंट्री पास कर सकते हो। पहला है फर्स्ट, इसके जगह पर मैं कह रहा हूं, समझ रहे हो क्या बोला सर, इन प्लेस ऑफ अबव फर्स्ट जर्नल एंट्री, अबव फर्स्ट जर्नल एंट्री यानी ये पहला जो जर्नल एंट्री आपने किया, इसके जगह पर आप दो और एंट्रियां पास कर सकते हो। क्या एंट्री पास कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, लिख सकते हो आप मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, समझ आ रहा है क्या, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, पहला एंट्री ये कर सकते हो। और दूसरी एंट्री आप क्या कर सकते हो, इसके जगह पर, इसके जगह पर दूसरी एंट्री आप कर सकते हो सर रॉयल्टीज, ध्यान से देखिएगा, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट शॉर्ट, बात नहीं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू, बात मत करिए, मिनिमम रेंट अकाउंट, समझ रहे हो। इधर क्या बोला मैंने सर, इस एंट्री के जगह पर आप ये दो एंट्रियां कर सकते हो। अच्छा ये दो एंट्रियां कर सकते हो, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर इन दोनों को अगर आप देखोगे तो लास्ट में जाकर के बनेगा यही। बोलो कैसे सर, देखिए मिनिमम रेट यहाँ डेबिट में है, मिनिमम रेट यहाँ क्रेडिट में है, समझ गए। तो सर डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया, ये हो गया ना। एक बार मिनिमम रेट डेबिट में है, एक बार मिनिमम रेट क्या है सर आपका, क्रेडिट में है। डेबिट और क्रेडिट एक खत्म हो गया आपका, डेबिट और क्रेडिट कट गया, बचा क्या सर आपके पास में, डेबिट में क्या बचा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, ये लिखो, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या बचा आपके पास, टू लैंडलॉर्ड, कहां गया सर ये टू लैंडलॉर्ड। तो इसलिए आप चाहो तो उस ऊपर वाले जगह दो एंट्रियां बन सकती हैं, लेकिन बनाओ देखिए सर जब सीधा सीधा बन जा रहा है तो बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो कंफ्यूजन है यहाँ पर, मतलब कि अगर आपको ये दो एंट्रियां भी नहीं मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना सर ये एंट्री कहाँ से आ गया, ये दो एंट्रियां सर ये फर्स्ट एंट्री का ही है सर, इन्हीं दो एंट्रियों से फर्स्ट एंट्री बनाया सर, कंबाइन करके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंबाइन करके एंट्री बना दी गई है, इन दोनों को कंबाइन करके। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है नहीं है ना, ठीक है। चलो तो ये हो गया सर आपका कौन से केस में सर, ये हो गया सर रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट, यानी कि रॉयल्टी जब मिनिमम रेंट से क्या हो, कम हो, तब आपको ये एंट्रियां करनी है। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको सुन लीजिए ध्यान से। सर देखिए लिखा है, सुनना ध्यान से, इट मस्ट बी केयरफुली नोटेड, ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, दैट मिनिमम रेंट और डेड रेंट अकाउंट इज ओपन ओनली इन दोज ईयर्स व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। सर मिनिमम रेंट और डेड रेंट सिर्फ और सिर्फ उसी वर्ष में ओपन किया जाएगा या खोला जाएगा या उसका अकाउंट बनाया जाएगा जिस वर्ष में रॉयल्टी जो होगी वो मिनिमम रेंट से कम होगी। क्या समझ में आया सर, ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये जरूर ध्यान रखेंगे कि सर मिनिमम रेंट या डेड रेंट का जो अकाउंट है वो आप सिर्फ और सिर्फ उसी वर्ष में ओपन कर सकते हैं या खोल सकते हैं जिस वर्ष में आपकी रॉयल्टी जो होगी वो मिनिमम रेंट से कम। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम रेंट और डेड रेंट का अकाउंट कब ओपन करेंगे हम, किस वर्ष में, जिस वर्ष में रॉयल्टी जो होगी वो लेस देन मिनिमम रेंट होगी। आ रहा बात समझ में। एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द क्वेश्चन फॉर इट्स प्रिपरेशन, और अलग से आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया हो सर, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हो कि मिनिमम रेंट अकाउंट बनाइए, तब आप क्या करोगे, ये काम करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जो दो एंट्रियों वाला जो केस हमने बताया ना आपको, सर ये काम कब करोगे, जब आपको क्वेश्चन में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिया गया हो कि आपको क्या करना है, मिनिमम रेंट दिखाना है, मिनिमम रेंट का अकाउंट क्या करना है, आपको ओपन करना है, तब आप क्या करोगे, इस एंट्री की जगह पर ये दोनों एंट्री आप लिखोगे। समझ रहे हो, कुछ समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं। सर ये दोनों एंट्री कहां लिखोगे, कब लिखोगे, जब आपको क्वेश्चन में कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हो मिनिमम रेंट को लेकर के, और आपका किसी एक साल का अगर रॉयल्टी कम हो मिनिमम रेंट से, तो उस केस में आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री की जगह पर ये दोनों एंट्री कर दोगे। मतलब वही निकलेगा, लेकिन होता है ना कि सर मिनिमम रेंट दिखाने की जरूरत है, आपको मिनिमम रेंट का अकाउंट दिखाने की जरूरत है, तो इसलिए वो मिनिमम रेंट लिखना पड़ेगा।
समझ गए मेरी बात? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है? आगे देखो क्या लिखा है सर, मिनिमम रेंट अकाउंट इज नॉट, इधर मिनिमम रेंट अकाउंट इज नॉट ओपन व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट और मोर देन मिनिमम रेंट। समझ में आ गया कि नहीं कि सर मिनिमम रेंट का अकाउंट कब नहीं बनता सर? जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी के बराबर होता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मिनिमम रेंट इज मोर देन सॉरी और रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, और रॉयल्टी अगर मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो या बराबर अगर हो तब नहीं बनेगा। यानी कि सिर्फ एक ही कंडीशन में बनता है मिनिमम रेंट का अकाउंट, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से याद रख लोगे एक चीज को, बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है? तो बस ये ध्यान रखिएगा। ये था सर फर्स्ट केस आपका, सुन रहे हो? ये था आपका फर्स्ट केस। क्या था सर फर्स्ट केस आपका? व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, तो उस केस में क्या एंट्रियां होंगी, ठीक है? अब आते हैं सेकंड केस, व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट। व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, कब करो इसको? सेकंड केस है हमारा व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट। ये केस जब आप होगा, जब क्वेश्चन पढ़ोगे और जब आपको दिखेगा कि सर रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट से ज्यादा है किसी एक साल, तो सर जिस साल में आपका रॉयल्टी ज्यादा होगा मिनिमम रेंट से, उस साल में आप क्या करोगे एंट्री? तो सर इसमें सबसे पहला व्हेन रॉयल्टी इज पेबल, जैसे कि उसमें था पहला आपका व्हेन रॉयल्टी इज पेबल। व्हेन रॉयल्टी इज पेबल यानी कि जब आपको रॉयल्टी पेड करना होगा तो आप एंट्री क्या लिखोगे? एंट्री लिखोगे रॉयल्टीज टू लैंडलॉर्ड। एंट्री क्या होगी? रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। समझ गए? रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। देखो यहाँ पर क्या हट गया बताओ? शॉर्ट वर्किंग हट गया। क्यों शॉर्ट वर्किंग हट गया बताओ? क्योंकि सर यहाँ पर रॉयल्टी जो है वो बड़ा है और मिनिमम रेंट जो है वो छोटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो पहले वाले केस में जहां पर आपने फर्स्ट एंट्री में क्या लिखा था? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड लिखा था, यहाँ से शॉर्ट वर्किंग हट जाएगा आपका। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं हो रहा, क्योंकि सर रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट से ज्यादा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो शॉर्ट वर्किंग कब ना होता है? कि जब मिनिमम रेंट ज्यादा हो और रॉयल्टी कम हो। तो इसलिए यहाँ पर कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगा फर्स्ट केस में। अंतर समझ में आ रहा है दोनों केसेस में? ठीक है, अगर आप एक को ध्यान से समझ लेते हो ना तो दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है सर, उसके बाद हम आते हैं सेकंड नंबर, बी नंबर पर। बी में क्या है सर आपको? बी में वही सर, फॉर राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग इफ एनी, फॉर राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग इफ एनी। सर फॉर राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग इफ एनी, क्या मैंने सिखाया था? सुन लो, क्या बताया था मैंने? कि अगर आपको मान लीजिए पिछले साल का नुकसान हुआ, शॉर्ट वर्किंग हुआ, और इस साल आपको शॉर्ट वर्किंग को क्या करने का मौका मिला? राइट ऑफ करने का, रिकवर करने का, रिकूप करने का अगर मौका मिल गया है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो सर उस केस में आप क्या एंट्री करोगे? और अच्छा, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कब किया जा सकता है? जब रॉयल्टी बड़ा हो और मिनिमम रेंट छोटा हो। बताया था ना मैंने कि शॉर्ट वर्किंग रिकूप इक्वल टू क्या होता है सर? शॉर्ट वर्किंग रिकूप इक्वल टू होता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। तो इधर तो जब आपका रॉयल्टी जिस साल ज्यादा होगा उस साल आपको, अगर पिछले साल का कोई भी नुकसान है, शॉर्ट वर्किंग है, अगर उसको आपको राइट ऑफ करने का अगर मौका मिलता है और राइट ऑफ अगर आप कर रहे हो तो उस केस में आप क्या एंट्री करोगे? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये केस समझ आ गया क्या किसके लिए है? फॉर राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग इफ एनी कह रहा है। अगर है तभी तो राइट ऑफ करोगे ना, नहीं है तो नहीं करोगे। अगर पिछले साल का नुकसान हुआ है तब आप उसको राइट ऑफ करोगे इस साल, क्योंकि आपकी इस बार रॉयल्टी ज्यादा निकल के आ रही है और मिनिमम रेंट कम। ठीक है, तो उस केस में आप एंट्री क्या लिखोगे? एंट्री देखिए, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। क्या एंट्री लिखोगे? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अच्छा देखो, सुनो, जब आपको शॉर्ट वर्किंग के रूप में नुकसान हुआ था तो आप एंट्री क्या लिख रहे थे? शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड लिख रहे थे। सुन रहे हो? जब आपको शॉर्ट वर्किंग के रूप में नुकसान हो रहा था इसके पहले, तो आप एंट्री क्या लिखे थे? आप सर शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड लिखे थे पहले वाले एंट्री में। फर्स्ट वाले एंट्री में सर, फर्स्ट वाले एंट्री में शॉर्ट वर्किंग डेबिट में था कि नहीं था? और लैंडलॉर्ड क्रेडिट में था कि नहीं था? था ना? लेकिन यहाँ पर आप सर क्या कर रहे हो? सर उस नुकसान को राइट ऑफ कर रहे हो।
तो सर वही एंट्री क्या हो जाएगा सर, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सर। जो लैंडलॉर्ड क्रेडिट में था वो डेबिट में चला जाएगा, क्योंकि इस बार आप समझिए सर 7,000 बना लेकिन हमने आपको दिया 6,000, तो नुकसान किसका हुआ इस बार? तो लैंडलॉर्ड का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है सर, लैंडलॉर्ड का नुकसान हुआ तो सर कौन कहा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, और सर टू शॉर्ट वर्किंग। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि जब हुआ था शॉर्ट वर्किंग, जब आपने नुकसान भरा था तो आपने डेबिट किया था, अब उसी नुकसान को आप क्या कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो, तो जो डेबिट किया था उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, तभी तो बैलेंस होगा ना। आ रहा बात समझ में? सो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। आगे बात समझ में? ठीक है। देखो जो लोग नहीं है क्लास में ना, उनको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, ये चैप्टर इनका छूटा है। आ रहा बात समझ में? बात नहीं, देखो देखो मैं एक बात बताऊं तुम लोगों को, सर वीडियो कितना भी देख लो, जो एक लाइव क्लासेस का मजा है ना, फेस टू फेस क्लासेस का जो मजा है सर, वो वीडियो में मजा नहीं आता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कभी भी आप देखो। चलो इधर, ये हो गया सर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, क्लियर है ये? आते हैं सर थर्ड केस, तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट। अब आप क्या करते हो सर, पेमेंट करते हो, जैसे इसमें पेमेंट कर रहे थे ना फर्स्ट वाले केस में, इसमें पेमेंट कर रहे हो फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट, फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट, फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट। किसको पेमेंट कर रहे हो सर, लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पर भी एंट्री क्या होगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट का एक ही एंट्री होगा सर, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ गया मेरी बात? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्लियर है? ठीक है, ओके। तो ये हो गया सर। उसके बाद हमारा ध्यान सुनो सर, अगर हम चाहें तो सर जो दूसरा और तीसरा एंट्री जो है ना, उसका हम एक एंट्री बना सकते हैं। जो दूसरा और तीसरा एंट्री हमने किया यहाँ पर ना, सेकंड और थर्ड जो एंट्री हमने किया ना, हम चाहे तो इसको एक एंट्री बना सकते हैं कि बना सकते हैं? बना सकते हैं सर। देखो कैसे इसको कंबाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं सर? लैंडलॉर्ड यहाँ डेबिट में है, यहाँ भी लैंडलॉर्ड डेबिट में है, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, इसकी जो वैल्यू होगी और इसकी जो वैल्यू होगी, दोनों ऐड कर लो। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फिर टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक अकाउंट, एक एंट्री बन सकती है कि नहीं बन सकती है सर? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक, हो सकता है ना? कंबाइन एंट्री की अगर हम बात करें तो कर सकते नहीं कर सकते इसको और इसको एक एंट्री में बदल सकते हैं सर। क्या एंट्री हो जाएगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक, क्योंकि लैंडलॉर्ड कॉमन है तो एक लैंडलॉर्ड कर लो और फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक अकाउंट। समझ गए? तो इसको कंबाइन किया जा सकता है, बी और सी। समझे? ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं है? समझ आ रहा है कंबाइन का मतलब, समझ रहे हो? हाँ ठीक है। उसके बाद फाइनली सर इसमें भी आप क्या करोगे सर, फिर आप ट्रांसफर करोगे, कहाँ ट्रांसफर करोगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। बात समझ आ रहा है? किसको ट्रांसफर करोगे सर, रॉयल्टी को ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो एंट्री क्या लिखोगे यहाँ पर ट्रांसफर करोगे तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। क्या लिखोगे, टू रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टीज अकाउंट, रॉयल्टीज कर लीजिए, रॉयल्टीज। समझ गए? तो यहाँ पर क्या एंट्री लिख रहे हो, ये कब हो रहा है, जब आप रॉयल्टी को ट्रांसफर कर रहे हो साल के अंत में। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हर साल, देखिए बात समझ लीजिएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल आपको ट्रांसफर करना है। क्यों? क्योंकि रॉयल्टी तो आप हर साल पेमेंट कर रहे हो ना, और जब जब आप पेमेंट करोगे तब तब रॉयल्टी आपके लिए क्या है, लॉस ही तो है। लेसी के लिए रॉयल्टी क्या है, एक तरह का लॉस है, एक तरह का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो सर जो भी आपका लॉस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस केस में क्या हो जाता है सर, डेबिट हो जाता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और वो हर साल पेमेंट कर रहा है रॉयल्टी, तो रॉयल्टी हर साल पेमेंट कर रहा है, तो हर साल के अंत में क्या होगा सर, ये बार बार रॉयल्टी के अमाउंट को क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा ये चीज जो है ना, ये तो अभी हम लोग समझ रहे हैं ना, इसको जब हम लोग क्वेश्चन के साथ करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ जर्नल एंट्री है, क्वेश्चंस के साथ करोगे, अभी एनालिटिकल टेबल सीखोगे तो और क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा। आ रहा बात समझ में? क्लियर है? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये हमारा एंट्री हो गया। अब तीसरा केस और आखिरी केस, व्हेन रॉयल्टी इक्वल टू मिनिमम रेंट, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर है, तब क्या करेंगे? बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक था रॉयल्टी लेस देन, एक था रॉयल्टी मोर देन, और तीसरा जो है वो रॉयल्टी इक्वल टू मिनिमम रेंट है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये भी समझ लो। इधर जिनको जाना है निकलो, जिनको जाना है जा सकते हो। हो गया? देखो थर्ड केस, व्हेन
रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, यानी कि सर रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट के बराबर है। समझ गए? तो उस केस में आपकी क्या एंट्री हो, क्योंकि हो सकता है ना कि किसी एक साल आपका रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस केस में आप क्या एंट्री करोगे? ठीक है, तो सर उस केस में सर पहली एंट्री यही है, व्हेन रॉयल्टी इज पेएबल, व्हेन रॉयल्टी इज पेएबल इज पेएबल। तो सर बिल्कुल वही है सर, जब ना तो ज्यादा है ना तो कम है, तो सर हमको पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है? लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है। तो एंट्री हमारी क्या होगी सर? सर एंट्री होगी रॉयल्टीज टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है सर। सेकंड केस हमारा जब पेमेंट करेंगे किसको? व्हेन पेमेंट इज मेड, व्हेन पेमेंट इज मेड, तो किसको पेमेंट कर रहे हो आप? लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर रहे हो। तो एंट्री क्या होगी? यस, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। और तीसरा जो केस है सर, थर्ड वाला, वो क्या होगा? व्हेन रॉयल्टी अकाउंट इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वही क्या सीखा था हमने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट। जी हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इक्वल है सर, ना कहीं शॉर्ट वर्किंग करना है ना शॉर्ट वर्किंग रिकूप करना है, इसलिए इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा सीधा एंट्री है सर इसका। आ रहा बात समझ में? ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें बराबर चल रही हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ इसमें, है कोई कंफ्यूजन? तीनों चीजें क्लियर हो गई। बस क्या चीज का ध्यान रखना है आपको, इधर सुनो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तीनों को मिला करके एक बार समझा दे रहा हूँ। क्या चीज का ध्यान रखना है आपको? सर ये देखना है कि सर रॉयल्टी से मिनिमम रेंट बड़ा है या छोटा है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर शॉर्ट वर्किंग कब होता है? शॉर्ट वर्किंग कब होता है? जब आपका मिनिमम रेंट बड़ा हो और रॉयल्टी छोटा हो तो शॉर्ट वर्किंग होता है। उस केस में आप क्या करते हो सर? सर जो अमाउंट पेमेंट करना होता है किसको? लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना होता है। वहां पे आप क्या करते हो सर? आप क्या करते हो? रॉयल्टी अकाउंट के साथ साथ में शॉर्ट वर्किंग को भी डेबिट कर देते हो, है ना, और फिर लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हो। क्लियर है? अगर मिनिमम रेंट का अकाउंट अगर आपको बनाना है तो किस केस में बनाएंगे? जब आपका सर रॉयल्टी क्या होगा सर? कम होगा और मिनिमम रेंट ज्यादा होगा, तभी आपका क्या बनेगा सर? आपका सर मिनिमम रेंट का अकाउंट बनेगा। और मिनिमम रेंट का अकाउंट हम क्या करेंगे सर? पहले वाली जो एंट्री थी उसके जगह पर बना देंगे हम, अगर बोलेगा क्वेश्चन में बनाने को तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अच्छा, दूसरा केस क्या है सर? सर जब आपका रॉयल्टी क्या होगा सर? ज्यादा होगा और मिनिमम रेंट छोटा हो जाएगा, तो उस केस में अगर कोई भी पिछले साल नुकसान हुआ है तो उसको रिकूप करने के ऑप्शंस मिलते हैं, तो उस केस में हमारा एंट्री पूरा रिवर्स हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? जहां पे हम लोग शॉर्ट वर्किंग को डेबिट कर रहे थे वहां पे शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट कर देंगे, और जहां पे लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर रहे थे वहां पे लैंडलॉर्ड को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्लियर है? बाकी तीसरे केस में कुछ भी नहीं करना सर, सिंपली वैसे लिख दो जैसे है, क्योंकि ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। और फाइनली एक, हर साल के एंड में जो भी आपने रॉयल्टी पेड किया है उसको कहां ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब इससे आसान क्या ही हो सकता है बताओ? बस आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है, कितने वर्षों के लिए बोल रहा है, कब मिनिमम रेंट बढ़ा है, कब घटा है। अच्छा, मिनिमम रेंट बढ़ा कब, घटा कब, कितना हमने शॉर्ट वर्किंग किया, कितना रिकूप किया किस वर्ष में, इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे क्या? एनालिटिकल टेबल। इसलिए हर क्वेश्चन से पहले आपको एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एनालिटिकल टेबल जो है वो मैं आप लोगों को आज नहीं कल समझाऊंगा, और कल उसी एनालिटिकल टेबल को समझाते हुए उससे एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो कल के पीरियड में यही काम होगा। नहीं हो सकता है कल भी पढ़ाऊं मैं, ठीक है। मैं शाम तक स्टेटस लगाऊंगा, देख लेना।